Good morning students, welcome to class 8 and today we are going to start our history part 2nd and chapter number 1. Students, आपकी जो 8th क्लास की एसएसटी की बुक्स है जिसमें एक बुक है आपके ज्योग्राफी की, एक बुक है आपके पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री के लिए दो अलग-अलग बुक्स हैं जिसमें से एक है अवर पास्ट। तो आज जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे है ना, और उससे पहले जो हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों ही बुक अलग अलग है। आज जो हम बुक ले रहे हैं वो है हमारी बुक अवर पास्ट और इसका चैप्टर नंबर 1 है वेबर्स आयरन स्मेल्टर्स फैक्ट्री ओनर। तो टोटल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इस साल 8th क्लास के अंदर हिस्ट्री की 2 बुक्स है, अलग अलग पार्ट के अंदर है, अलग अलग नाम से। तो हम लोग जो बुक ले रहे हैं वो अवर पास्ट के नाम से है, ठीक है। अब ये तो हो गई आपके बुक की बात। आज हम लोग हिस्ट्री का 2nd पार्ट का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जो कहीं न कहीं उस चैप्टर से जुड़ा हुआ है जो पीछे हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रिटिश टाइम पीरियड के बारे में, किस तरह से ट्रेड टू टेरिटरी वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में यही कंपनी धीरे धीरे इसने वेस्ट बंगाल पर अपना कंट्रोल किया और प्लासी वॉर हमने पढ़ा, हमने बक्सर वॉर के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि किस तरह से बंगाल, मद्रास, उड़ीसा और इस तरह से पूरी इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर दिया। अब हम उस बुक के अंदर तो ये पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से कंट्रोल किया, कहाँ पर कौन से रिवॉल्यूशन हुए, किस किस को हराया। हमने पढ़ा एंग्लो मराठा वॉर, हमने पढ़ा एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान को हराया, झांसी की रानी के बारे में हमने पढ़ा, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा, है ना। ये सारी तो पॉलिटिकल बातें हो गई, ठीक है। अब इस वाले बुक के अंदर हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया को एक मार्केट की तरह यूज किया और किस तरह से इंडिया के ट्रेड को, इंडिया के बिजनेस को, हमारा देखिए बच्चों चैप्टर ये वेबर्स आयरन स्मेल्टर फैक्ट्री ओनर। तो किस तरह से वेबर्स का मतलब होता है जो कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बनाने वाले लोग। आयरन स्मेल्टर का मतलब जो आयरन के स्मेल्टिंग का काम करते थे, लोहे की सामान बनाने का काम करते थे। और फिर आ जाएगा फैक्ट्री, इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, किस तरह से अंग्रेजों ने इन इंडस्ट्रीज को, इन लोगों को, आर्ट को, क्राफ्ट को, सारी चीजें बर्बाद कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ध्यान बच्चों समाज के अंदर इंडिया के ऊपर अंग्रेजों की जो रूल था, जो ट्रेड था, उसका भारत पर क्या असर पड़ा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ ये समझ लें कि ये चैप्टर जो है बेसिकली इन लोगों से जुड़ा हुआ है कि अंग्रेजों का जो ये बिजनेस था, जो ये बिजनेस करने आए थे इंडिया के अंदर, इसका क्या बुरा प्रभाव या क्या बुरा असर पड़ा दूसरे लोगों के ऊपर जो बिजनेस करते थे, जो वेवर्स थे, जो कपड़ा बुनते थे, है ना, जो आयरन की सामान बनाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचते थे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा और इसी में सबसे पहला सब टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था 1600 AD के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी, ठीक है। सूरत के अंदर सबसे पहले इसने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। तो ये तो बात हो गई अंग्रेजों की। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उस समय इंडिया के अंदर क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज किस लेवल पर थी। तो आपको ये बता दूं बच्चों कि लगभग पूरे यूरोप के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का कॉटन जो था, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का मतलब होता है बच्चों कपड़ा। भारत के अंदर जो सूती कपड़ा बनता था वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस था, क्योंकि एक तो ये मजबूत था, दूसरा हैंडमेड होता था, हाथ से इसकी बुनाई होती थी, और तीसरा था इसके ऊपर जो प्रिंट होते थे। इसके कारण पूरी दुनिया में उस समय में जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय तक ये कपड़ा पूरी दुनिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यहाँ तक कि इंग्लैंड के अंदर भी बेचा जाता था, इंग्लैंड के मार्केट में बेचा जाता था। तो ये तो आप समझ ही लें कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उस समय हमारी इंडिया का जो क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस थी, बहुत ही ज्यादा ये लोग पैसा कमाते थे, ठीक है। अब देखिए 1850s ब्रिटेन came to be known as the workshop of the world because of the machinized production of cotton, textile and iron steel industry। अब देखिए 1850 की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन मतलब
इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई नई खोजें की गई, स्टीम इंजन की खोज हुई और बाद में इसी स्टीम इंजन का यूज करके बड़ी बड़ी स्टील की, बड़ी बड़ी आयरन की मशीनरीज बनाई गई। अब इंग्लैंड के अंदर जो प्रोडक्शन पहले बिना मशीन के लोग हाथों से सामान बनाते थे, वही सामान अब मशीन से बनने लगा। अब आपको भी पता है बच्चों, जब कोई चीज मशीन से बनेगी तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनेगी। इसीलिए 1850 में इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज लगी और इसी कारण इंग्लैंड को वर्ल्ड की क्या लिखा है, वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड कहा गया। मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप थी इंग्लैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट्री सबसे पहली बार यहीं लगी। ठीक है, और इसी के कारण क्या हुआ, कॉटन, टेक्सटाइल और आयरन और स्टील की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंग्लैंड के अंदर लगने लगी। अब ये जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज बनती थी। इन मशीनों का यूज जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में, मतलब कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में किया जाता था। अब अभी मैंने बताया कि जब मशीन से चीज बनेगी तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा बनेगी और ज्यादा से ज्यादा चीज बनेगी तो वो सस्ती भी होगी। तो इस कारण से इंग्लैंड को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। ये चीज ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट। अब बच्चों जैसे जैसे इंग्लैंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान बनने लगा, क्योंकि जगह जगह पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी तो ज्यादा से ज्यादा सामान बनना शुरू हुआ। अब इंग्लैंड के लिए ये चिंता थी कि इतने सारे प्रोडक्शन को, इतने सारे सामान को कहाँ बेचा जाए। तो इंग्लैंड की नजर इंडिया पर थी। इंडिया को अंग्रेज या जो ये ब्रिटिशर्स थे, ये बहुत बड़े मार्केट की तरह देखते थे। कहने का मतलब, अब इन्होंने ये सोचा अंग्रेजों ने कि क्यों ना इंग्लैंड में बना हुआ माल हम लोग भारत में ले जाकर बेचना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया एक मार्केट था, जहाँ पर ये इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला सामान बेचना चाहते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। ये तो हो गई इंग्लैंड की बात कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी, खूब सारा प्रोडक्शन हुआ। भारत की बात करें तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था वर्ल्ड लेवल पर फेमस था। टेक्सटाइल अभी बताया बच्चों, कपड़े को टेक्सटाइल कहते हैं। सूती कपड़ा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, लोग बड़े शौक से खरीदते थे। और साथ ही ये भी बता दें बच्चों कि उस समय दुनिया के अंदर इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो सबसे महंगा कॉटन टेक्सटाइल था, जो बहुत ज्यादा लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता था इस कपड़े को खरीदने के लिए। ठीक है, तो देखिए अराउंड 1750 बिफोर ब्रिटिशर्स conquered the Bengal, the India was world largest producer of cotton। 1715 में जब अंग्रेज बंगाल को नहीं जीत पाए थे, आपको याद है प्लासी का वॉर और बक्सर का वॉर। प्लासी का वॉर 1756 के अंदर और बक्सर का वॉर 1764 के अंदर। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल को नहीं जीता था, उससे पहले तक पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर था। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन का कपड़ा कहाँ बनता था, भारत में बनता था। ठीक है, एंड कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड इन द जावा, सुमात्रा, बंगाल एंड द वेस्ट सेंट्रल एशिया। और इंडिया के अंदर जो ये कॉटन टेक्सटाइल बनता था, सूती कपड़ा बनता था, ये कहाँ कहाँ भेजा जाता था। एक तो साउथ एशिया के अंदर, मतलब जावा, सुमात्रा, बंगाल। इसके अलावा वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ये कपड़ा बेचा जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था दूसरे देशों के अंदर। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस थी उस समय इंडियन कॉटन की। ठीक है, आगे देखिए 16th सेंचुरी यूरोपियन बाइंग द इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी बच्चों 16th सेंचुरी के अंदर, उस समय तक यूरोप के अंदर इंडिया का जो ये कपड़ा था, कॉटन टेक्सटाइल था, ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश के या यूरोपियन लोग भारत आते, भारत से ये कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन का कपड़ा खरीदते और इंग्लैंड ले जाकर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हाई कॉस्ट पर, महंगे भाव के अंदर भारत का ये कपड़ा बेचा करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से इन लोगों ने खूब सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। अब देखिए वर्ल्ड टेलर्स सिस्टम। वर्ल्ड का मतलब शब्द, मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कितने किस्म के कॉटन टेक्सटाइल बनते थे, कितने किस्म के कपड़े बनते थे जो पूरी दुनिया के अंदर बेचे जाते थे, पूरी दुनिया में इनका बिजनेस होता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द इंडिया कैरिड बाय द अरब
कि ये जो सऊदी अरेबिया से जो मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, ट्रेडर्स सऊदी अरेबिया से भारत आते थे, भारत में जो कपड़ा होता था उसको ये कहाँ ले जाते थे, मोसुल। मोसुल कहाँ है भाई, इराक के अंदर एक जगह है मोसुल। मोसुल के अंदर ये कपड़ा सऊदी अरेबिया के अंदर बेचते थे। अब यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग इराक जाते थे वहां पर ये कॉटन का कपड़ा खरीदकर इंग्लैंड ले जाते थे। इसीलिए इस कॉटन टेक्सटाइल का नाम क्या पड़ गया, मसलिन। मसलिन कॉटन टेक्सटाइल को ही कहा जाता है, सूती कपड़े को अंग्रेज क्या कहते थे, मसलिन। और अंग्रेज ये कपड़ा कहाँ से ले जाते थे शुरुआत के अंदर, इराक के अंदर मोसुल नाम की जगह से। ठीक है, तो इंडियन क्लॉथ को मसलिन कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉटन क्लॉथ का पहला नाम। आगे और चलते हैं। When Portuguese came to India in the search of spices to the Calicut on the Kerala coast, the cotton textile they took back to the Europe with a spice called calico. अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुर्तगीज की। पुर्तगीज कौन होते हैं, पुर्तगाल एक देश है, वहां पर रहने वाले लोगों को पुर्तगीज कहते हैं। जब ये पुर्तगीज भारत आते थे, पुर्तगीज भारत क्यों आए, मसालों की खोज में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर है, या फिर देख लीजिए कार्डमम है, लौंग है, इलायची है, हल्दी है, ये पूरी दुनिया में बेची जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। तो जिस समय ये पुर्तगीज इंडिया आए थे, इंडिया में केरला कोस्ट को कालीकट कहते हैं। ठीक है, केरला के पास एक सी कोस्ट है जिसे कालीकट कहते हैं। जब ये यहाँ पर मसाले, ये स्पाइस खरीदने आते थे तो वहां पर इनको कॉटन भी मिल जाता था, कॉटन टेक्सटाइल। तो उस कैलीकट के नाम पर कॉटन टेक्सटाइल का नाम क्या रखते हैं लोगों ने, कैलिको। तो पुर्तगीज कॉटन टेक्सटाइल को क्या कहते हैं, कैलिको। और जो यूरोपियन थे वो क्या कहते थे, मसलिन। आ गया समझ में। इसके अलावा भी कई सारी वैरायटी इंडियन क्लॉथ की पूरी दुनिया के अंदर फेमस थी। तो उसमें से कौन कौन से थे, तो देखिए इंडियन क्लॉथ में एक आता था छीट। छीट बच्चों आप अपनी दादी नानी को पूछिएगा कि छीट का कपड़ा क्या होता था। आज भी इंडिया के मार्केट में मिलता है छीट का कपड़ा। तो छीट ये भी कॉटन टेक्सटाइल था। दूसरा था कौसौर। तीसरा था बंधना। बंधना या जिसको अपन बंदेज कहते हैं, जिसको टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंदेज का कपड़ा बहुत फेमस है जोधपुर के अंदर। आप हर एक शॉप के अंदर जो क्लॉथ की शॉप है वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से छीट है, कौसा है और बंदेज है, और इसके अलावा मसलिन और कैलिको नाम से इंडियन क्लॉथ पूरी दुनिया में फेमस था। ठीक है, अब हम आते हैं इंडियन टेक्सटाइल इन द यूरोपियन मार्केट। अब अभी मैंने बताया कि इंडिया का जो ये कॉटन टेक्सटाइल था ये यूरोप के अंदर बेचा जाता था। तो वहां पर यूरोप के मार्केट पर क्या असर हुआ, तो ये बता दो बच्चों कि वर्ल्ड लेवल पर यूरोप के अंदर जो ये इंडिया का कॉटन क्लॉथ बेचा जाता था, इसका बहुत बुरा असर यूरोप के मार्केट पे पड़ा। कैसे पड़ा, तो देखिए बच्चों कि इंडिया से जो कॉटन यूरोप भेजा जाता था, ज्यादातर यूरोप के अंदर रहने वाले लोग उसी कॉटन टेक्सटाइल को खरीदते थे, उसी कपड़े को खरीदते थे जो भारत से आता था। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा था। इसके ऊपर जो छीट थी, जो प्रिंट होते थे, है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। जो इंग्लैंड में कपड़ा बनता था उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था इंडिया का। इससे ये हुआ कि इंग्लैंड के अंदर जो टेक्सटाइल का इंडस्ट्री थी, इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा बनता था उसको लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ज्यादातर लोग इंडिया का कपड़ा ही खरीदने लगे इंग्लैंड में, जिससे कि धीरे धीरे इंग्लैंड की कई सारी टेक्सटाइल कंपनीज बंद होने लग गई। ठीक है, इसीलिए बाद में इंग्लैंड में 1750 के अंदर 1720 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ये छीट वाले कपड़े पर रोक लगा दी। मतलब अब 1720 के अंदर कालिको एक्ट, एक कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि भारत से छीट नाम का कपड़ा इंग्लैंड नहीं लाया जाएगा। क्यों नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड का कपड़ा ये खरीदना बंद कर दिया था। सारे लोग इंडियन क्लॉथ को, छीट को खरीदते थे, जिसके कारण इंग्लैंड की जो कॉटन टेक्सटाइल थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो धीरे धीरे बंद होने लगी। तो इंग्लैंड के अंदर कॉटन टेक्सटाइल को बनाए रखने के लिए इंडिया के क्लॉथ को इंग्लैंड में खरीदना बंद कर दिया। तो ये कंडीशन थी, आप समझ लें कि इंग्लैंड के अंदर इंडिया का क्लॉथ अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ड्यू टू द popularity of Indian textile, wool silk market in the
वो इंग्लैंड में बहुत फेमस था, जिसके कारण इंग्लैंड के जो लोग थे जो कॉटन टेक्सटाइल का काम करते थे, उन्होंने इंडियन क्लॉथ पर रोक लगाने की मांग कर दी। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल शीट इन इंग्लैंड कॉलिंग कैलिको एक्ट। इसीलिए 1720 के अंदर ब्रिटेन की सरकार ने एक कानून बनाया जिसको कैलिको एक्ट कहा गया। इसमें ये कहा गया कि इंडिया के अंदर शीट नाम का जो कपड़ा है उस पर बैन लगा दिया जाए, इस कपड़े पर रोक लगा दी गई। तो पहले जो भारत से कपड़ा इंग्लैंड जाता था, शीट जो जाती थी वो बंद कर दी गई। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो इंग्लिश या इंग्लैंड के अंदर रहने वाले जो लोग थे जो कॉटन बनाने का काम करते थे, वो अपने बिजनेस को बचाए रख सके, इसीलिए इंडियन क्लॉथ पर रोक लगा दी गई। ठीक है, 1764। अब देखिए बच्चों इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। हम दो इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, दो नई खोज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कारण इंग्लैंड के अंदर धीरे धीरे बड़ी बड़ी कॉटन की इंडस्ट्रीज लगने लगी, खूब सारा कपड़ा बनने लगा और इस कपड़े को बेचने के लिए अंग्रेज भारत की तरफ आ गए। तो क्या चेंज हुआ? तो देखिए बच्चों 1764 के अंदर स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन कैली। तो जॉन कैली ने सबसे पहली बार 1764 में एक मशीन बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाली मशीन। ठीक है, तो आपको ये बताते हैं ये मशीन जब तक नहीं बनी थी बच्चों, तब तक ट्रेडिशनली लकड़ी का एक तख्ता होता था, उसके मदद से कपड़े को बुना जाता था। ठीक है, लेकिन जब स्पिनिंग जेनी मशीन बन गई 1764 में, तो अब जो काम इंसान हाथ से करता था वो मशीन से होने लग गया। अब सिंपल सी बात है, जब मशीन से कपड़े की बुनाई होगी तो ज्यादा से ज्यादा होगी, जल्दी से जल्दी बुनाई होगी। ठीक है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल। तो इसके स्पिनिंग जेनी के कारण इंग्लैंड के अंदर कपड़ा बुनने की स्पीड जो थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो बढ़ गई। दूसरा चेंज क्या हुआ? 1786 इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय द रिचर्ड आर्kwright revolutionized the cotton textile weaving। अब 1786 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है बच्चों, स्टीम इंजन बन गया। स्टीम इंजन मतलब भाप से चलने वाला इंजन। कोयला डाला जाता था इंजन के अंदर, फिर कोयला जलता था, तो कोयले के जलने से जो भाप बनती थी उससे वो इंजन चलता था। इस स्टीम इंजन का यूज इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी मशीन को चलाने में किया गया, और जब स्टीम इंजन से मशीनें चलने लगी तो कॉटन का जो कपड़े बनाने का जो काम था वो बहुत तेजी से होने लग गया। इस तरह से इंग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया। इतना प्रोडक्शन हुआ कि इंग्लैंड को दुनिया के दूसरे देशों में इस कपड़े को बेचने के लिए मार्केट ढूंढने पड़े। और इसीलिए मैं बता दूं बच्चों, ये अंग्रेज भारत आए थे, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं ट्रेड टू द टेरिटरी, जिसमें हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए भारत आई थी। तो किस चीज का बिजनेस करने के लिए आई थी? इंग्लैंड में जो इतना सारा कॉटन कपड़ा बन रहा था, इतना सारा जो कॉटन टेक्सटाइल बन रहा था, उसको बेचने के लिए मार्केट की जरूरत थी अंग्रेजों को। ठीक है, और इसीलिए इस कपड़े को बेचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और इस तरह से 18th सेंचुरी के एंड तक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था वो डोमिनेट हो गया। मतलब अब जहाँ पर पूरी दुनिया में बिकता था एक भारत का कपड़ा, वो अब धीरे धीरे इंडिया के लिमिट तक रह गया। और नाउ यूरोपियन कंट्रीज मेड ऑल प्रॉफिट। अब धीरे धीरे पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जगह जगह पर कई सारी इंडस्ट्रीज लगने लगी, खूब सारा कपड़ा बनने लगा। अब इस कपड़े को बेचकर इन लोगों ने खूब सारा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और प्रॉफिट कैसे कमाया वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो मैंने बताया था कि इंडिया में उस समय बच्चों भारत के अंदर सिल्वर और गोल्ड के कॉइन चलते थे, सोना और चांदी के सिक्के। इसीलिए पहले क्या होता था, अंग्रेजों को जब भारत से कोई सामान खरीदना होता था तो इनको इंग्लैंड से सिल्वर और गोल्ड मंगवाना पड़ता था, और उस सिल्वर और गोल्ड के बदले ये सामान खरीद के ले जाते थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, तो बाद में बंगाल से जो रिवेन्यू आता था, याद आ रहा है आपको, मैंने पढ़ाया था कि जब बंगाल से इनके पास जब रिवेन्यू का अधिकार आ गया तो बंगाल से इन्होंने जो रिवेन्यू कलेक्ट किया उसी पैसे से इन्होंने सामान या कॉटन खरीदना शुरू किया। इस कॉटन को ये सस्ते दाम पे खरीदते थे, फिर इसको इंग्लैंड भेजा जाता था। इसी कॉटन
ऊंची रेट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा दाम के अंदर भारत में बेचते थे। इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने खूब सारा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। तो बच्चों ये शुरुआत है जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों ने इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना शुरू किया, किस तरह से इंडिया को इन लोगों ने एक मार्केट की तरह यूज किया। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक